देखिए, मैं राजनीति के अंदर उदंडता को अपराध मानता हूँ। डोटासरा जी को मैं राजस्थान की राजनीति का ऐसा करेक्टर मानता हूँ जिनके बारे में सोचना स्वाभाविक बनता है। इंडियन नेशनल है, एक भारतीय जनता है। तो जो नाम का, काम का, व्यवहार का जो फर्क है, एक में भारतीयता है, एक में विदेशीपन है, तो रहेगा ही रहेगा। वो जब इटावा के कलेक्टर थे तो कई क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको सारी दुनिया उनकी उदारता के कारण मानती है। तो फर्क तो रहेगा ही रहेगा। एक इंडियन है, और जो अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं उनका स्वागत है। हमने मीठालाल जी मेहता को देखा है। मीठालाल जी मेहता के ऊपर कभी अधिकारी के रूप में कोई चार्ज नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ आज सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, स्वागत है आपका। जिस तरह से ईरान और इजराइल को लेकर युद्ध चल रहा है और लगातार 15 दिन हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए, तमाम जो मिडिल ईस्ट में है वो वातावरण ठीक नहीं है। और जिस तरह से युद्ध के हालात के बाद जो आसपास के इलाके हैं, आज भारत पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरह से कांग्रेस गैस को लेकर लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है, प्रदर्शन कर रही है, इसको कैसे देखते देखिए, कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ एक रह गया है कि कैसे वो पार्टी जिंदा रहे। और जिंदा रहने के पीछे उनको दिखाई दे रहा है कि हम सरकार के सामने या देश के सामने उत्पन्न किसी भी स्थिति को नेगेटिव रूप से पेश करके उसका लाभ उठाएं। तो जो भी भारत का नागरिक है वो इस बात को जानता है कि ऐसी चीजों के कोई मायने नहीं है। इसीलिए हम देखेंगे कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, न केवल केंद्र से बल्कि विभिन्न राज्यों के साथ में। और चूंकि जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है वो या तो जानता नहीं है या जानबूझ करके नाटक करने का काम कर रहा है कि कई बार देश के सामने ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब जमाखोर, जब मुनाफाखोर सक्रिय होने की कोशिश करते हैं, सरकार उनको दबा देती है, चीजें खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजी जमाखोरी है, इन पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है और सरकार एक्शन ले रही है। बिल्कुल ले रही है, बिल्कुल ले रही है। आप देखेंगे एलपीजी वगैरह वाली ज्यादा समस्या रहने वाली नहीं है, चूंकि लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं एलपीजी बाद में मिलेंगी कि नहीं मिलेगी, तो लाइन लग गई। और ये तो कहीं भी लग जाए किसी चीज के लिए। एक बार जयपुर के अंदर ऐसी चीज हो गई थी कि लोगों में चर्चा फैल गई कि चीनी की राशनिंग होने वाली है, बाजार में चीनी नहीं मिलेगी, तो भीड़ लग गई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से लोग को भरमाने के लिए पब्लिक को ऐसे स्थितियां आती हैं, कई बार खत्म हो जाती हैं। लोगों में पैनिक जैसी स्थिति हो जाती है, पैनिक बाद में पैनिक मिलेगा नहीं। पैदा करना, पैनिक पैदा करना, जैसे कई बार हो जाता है वहां झगड़ा हो गया, लोग अपने घरों के अंदर लौट जाते हैं, कोई भी नहीं। आप आश्वस्त करना चाहेंगे बस, लोगों को कि हाँ, कोई किल्लत नहीं आने नहीं वाली। नहीं नहीं, इतने बड़े देश के अंदर क्या हमेशा गैस पर ही खाना पकता था क्या? हम्म? हमारे लोग, आदमी बीमार पड़ जाता तो हॉस्पिटल में जाके इलाज भी करवाते हैं ना। और कोई इसी को अगर मुद्दा बना ले, इलाज करवाना पड़ रहा है घर के अंदर, माँ हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर का इंतजार, इंजेक्शन लगाने की तैयारी, ये क्या बात हुई? जब डॉक माँ जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, इंजेक्शन भी लगेगा, दवा भी लगेगी। तो इसको एक मुद्दा बनाया, ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस क्यों ऐसी मुद्दे करती है? नोटबंदी की भी याद दिलाती है कई बार, कई चीजें और कहती है आप कि बताइए, नोटबंदी का क्या परिणाम निकला? क्या निकला? कैसे राहुल गांधी अपनी जेबें दिखा रहे थे? तो कोई भी विषय जनता को तभी प्रभावित करता है जब वास्तव में जनता की तकलीफ से जुड़ा हुआ हो। और उसके लिए कभी सरकार का कहा हुआ, विरोध पक्ष का कहा हुआ कोई काम नहीं आता है। जनता समझती है कि इस समय क्या स्थिति है और हमको क्या करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अभी बंगाल दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जहां से सोचना बंद कर देती है वहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी की योग्यता की और उनकी दूरदृष्टि की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की, जो भारतीय नहीं थे। वो जब इटावा के कलेक्टर थे तो कई क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको सारी दुनिया उनकी उदारता के कारण मानती है। तो फर्क तो रहेगा ही रहेगा। एक इंडियन है आईएनसी, एक इंडियन है, एक भारतीय है। एक इंडियन नेशनल है, एक भारतीय जनता है। तो जो नाम का, काम का, व्यवहार का जो फर्क है, एक में भारतीयता है, एक में विदेशीपन है, तो रहेगा ही रहेगा। आरएसएस का हरियाणा में कल आपने देखा कि इस तरह से उनका स्थापना दिवस को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से ईरान के सुप्रीमो की मौत को लेकर कई यहाँ पर जश्न जिससे मनाए गए, वो जश्न नहीं मनाना चाहिए, छाती पीटनी चाहिए थी, और इस तरह से जश्न मनाने की कहाँ जरूरत। तो क्या लगता है कि आरएसएस ने जो कहा वो सही था? देखिए, मैं पूरे संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं हूं, इसलिए मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूं। मेरा ये कहना है कि वैश्विक संदर्भों में कोई भी घटना हो, उसमें सबसे पहले अपनी सरकार की नीति के हिसाब से जनता को व्यवहार करना चाहिए। जैसे परिवार के अंदर हम लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोग 10 तरह की सोच रखते होंगे, लेकिन जब वो 10 बाहर जाएंगे तो वहां पर क्या परिचय देंगे? वहां देंगे हमारे परिवार की बात ये है। हम जाकर के यही करने लग जाए, बड़े भैया ने ये किया, चाचा ने ये किया, पिताजी ने ये किया, वो किया, गलती है, ये है, वो है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। नहीं, उनका कहने का मतलब यह था कि जिस तरह से यहाँ पे विरोध हुआ मौत के बाद, उनके सुप्रीमो लीडर के बाद, वो नहीं होना चाहिए था, उनका कहना यह था। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से हमको आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम देश के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से लगातार बात चल रही है कि सिविल लाइंस की, सिविल लाइंस में आपने कई कामों का जिक्र किया, क्या लगता है कि जो काम पहले नहीं होते आज वो काम आपने करवाए हैं? देखिए, जो सीधा सीधा फर्क आया है वो आया है, एक तो आक्रामकता का, आतंक का। पहले ऐसे लोग सक्रिय थे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, जिनकी नजरों में मां बहनों की कोई इज्जत नहीं थी, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना या भ्रष्टाचार करना था, जिनका उद्देश्य अपने भविष्य के लिए धन का इंतजाम करना था। आज वो सारे विषय नहीं है, तो निश्चित रूप से फर्क दिखाई देगा। पहले कोई भी घटना किसी के साथ घट जाए तो अपराधी के पक्ष में लोग पहले सक्रिय होते थे। आज वो स्थिति नहीं है। विभिन्न थानों में विभिन्न अधिकारियों को एक ही चीज कही हुई है कि किसी भी अपराधी का संरक्षण होता है तो उसके जवाबदेह आप लोग होंगे। हम कोई बात कहते हैं, अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप मत मानिए। तो निश्चित रूप से एक फर्क आएगा। एक तरफ पत्रकारिता की पवित्रता है और दूसरी तरफ गुटबाजी और दंगा फसाद, इनका भी गत है। तो फर्क तो नजर आएगा ही आएगा। हम लोग तो उस चीज के आदी रहे हैं कि कहीं कोई घटना हुई है तो हम विपरीत नहीं लिख सकते। कहीं मान लीजिए दुर्घटना हो गई तो हम ये थोड़ी लिख सकते हैं कि वहां पर जुलूस निकली और लोग खुशी मना रहे थे, वो लिखना ही पड़ेगा। तो वही स्वभाव है, उसी तरह से प्रेम से काम करने की कोशिश हो रही है। देखिए, राजस्थान में लगातार बीजेपी की सरकार है, आप लोग बीजेपी के साथ हो, तो किस तरह से देखते हैं कि बात की जाती है, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि अधिकारियों बेलगाम हो रहे हैं, क्या लगता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने आ रही है? अभी एक विधायक के साथ एक आरटीओ का एक बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें वो आरटीओ से विधायक और उसके बीच में कहासुनी हो रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति के अंदर उदंडता को अपराध मानता हूं।
कोई व्यक्ति किसी भी पद के ऊपर हो, उसको किसी को दबाने का अधिकार नहीं मिल जाता। जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, कोई राजनेता हो या अधिकारी हो, उसकी राह बहुत कठिन है, लेकिन सही वही है। तो इसलिए किसी को कोई दबाने का प्रयत्न करे, उसको कैसे सहन किया जा सकता है। अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, इसमें क्या कोई ऐसा साल बता सकता है कि उस साल बेलगाम नहीं थे, या उस समय ऐसा था कि अधिकारी दबे हुए थे। अधिकारी तो ये मानते ही हैं कि वो इतनी यूपीएससी की और इनकी परीक्षा के अंदर पास होकर के देश के अंदर श्रेष्ठतम व्यक्तियों के रूप में हैं, इसलिए जो वो सोचते हैं वो सही है। दूसरी तरफ हम लोग ये मानते हैं कि जनता की खुशी सबसे सही है, जनता को न्याय सर्वप्रथम, भारत सर्वप्रथम, हमारी जनता के चेहरे के ऊपर लाली, यही है देश की खुशहाली। जो इस चीज को नहीं स्वीकार करे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो किसी भी तंत्र के लोग हों, हमको कैसे अच्छे लग सकते हैं। और जो अधिकारी जनता को अपना मान के गले लगाने को आतुर होते हैं, उनका जनता हमेशा सम्मान करती है। सामंजस्य होना चाहिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में। लेकिन जेडीए नगर निगम को लेकर आपने भी कई बार कहा है कि जिस तरह का काम होना चाहिए, अधिकारी कई बार इस तरह की चीजें कर देते हैं, क्योंकि यार को हमने कई बार आपको देखा है जहां आपने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कई अधिकारी होते हैं, कई धिक्कारी होते हैं। जो धिक्कार का काम करते हैं उनका समर्थन नहीं किया जा सकता, और जो अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं उनका स्वागत है। हमने मीठालाल जी मेहता को देखा है। मीठालाल जी मेहता के ऊपर कभी अधिकारी के रूप में कोई चार्ज नहीं लगा। हमने रमणन साहब को देखा है, चीफ सेक्रेटरी थे, उनका जीवन ईमानदारी कर्मठता की प्रतिमूर्ति था। ऐसे ही बहुत से अधिकारी हुए हैं जिनका उदाहरण पेश किया जाता है। अभी मैं कल याद कर रहा था, जो डीजीपी पुलिस के पद पर रहे हैं, तो राजेंद्र शेखर जी, हमारे अमिताभ गुप्ता जी, हमारे वीके थानवी जी, हमारे मोहनलाल कालिया जी, तो इनका जो चरित्र था वो इतना पारदर्शी था कि लोगों को खुशी होती थी। उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम अगर अधिकारी करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं करते हैं तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा जो वो गलत कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा गाए बगाए जब जाते हैं तो कई चीजें कहते हैं, और आप लगातार इस बात को लेकर कहते हैं। आपके साथ विधानसभा के अंदर भी बड़ी बहस होती है, फिर विधानसभा के बाहर आकर बड़ी मीठी बहस भी होती है। किस तरह से देखते हैं? अभी कई बार वो हमले करते हैं, बड़े मगरमच्छों की आपने बात कही कई बार। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जल जीवन मिशन की तरह इस तरह की चीजें और हो सकती हैं, क्योंकि 2.5 साल सरकार को हो गई? देखिए, डोटासरा जी को मैं राजस्थान की राजनीति का ऐसा करेक्टर मानता हूं कि जिनके बारे में सोचना स्वाभाविक बनता है। उसका कारण है, राजस्थान के प्रतिपक्ष की पार्टी के वे अध्यक्ष हैं, अपने विधानसभा से कई बार जीत कर आए हैं। हम ऐसे व्यक्ति की सफलता को चाहने से पहले यह देखना चाहते हैं कि वो विवादों से दूर कैसे रहें। उनके साथ दो तरह के विवाद जुड़े हुए हैं। एक तो चाहे जो बोलना, और दूसरा मंत्री के रूप में उनका किया गया व्यवहार। वो सही कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है मेरे ऊपर। इसमें मतलब कमी उनकी तरफ से नहीं है, वो तो तैयार हैं कि मैं तो बलिदान देने तक को तैयार हूं। लेकिन आप जिस तरह से मंत्री के रूप में भूमिका को लेकर अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या आपका व्यवहार इस तरह का है
कि आपकी प्रशंसा की जा सके, आप आसन की निंदा कर सकने का अधिकार रखते हैं, आसन को जूती दिखाने का काम कर सकते हैं, आप आसन को डांटने का काम कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर चाहे जो आरोप लगाने का काम कर सकते हैं, आप विधानसभा के अंदर किए गए आचरण को अपना बदला लिया जाने बताने की धृष्टता कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद अपने कार्यों को किसी पैमाने पर खरा उतारने की कोशिश नहीं करते, तो ये राजनीति का क्षरण नहीं है, ये एक व्यक्ति का क्षरण है जिसको जनता ने और पार्टी ने यहां तक पहुंचाया। उनकी कमी देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, हम तो यह सोचते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में रहे, भैरव सिंह शेखावत साहब भी विपक्ष में रहे, उनके विपक्ष के आचरण से खुशबू कैसे निकलती थी। वो अपने आर वेंकटरमण देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है जब मैं राष्ट्रपति था, तो उन्होंने उन दिनों की याद की है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जवाहरलाल जी से बहस होती थी संसद में, तो उन्होंने लिखा है कि उनकी बहस से मोती झड़ते थे, तलवारों की टकराहट से निकलने वाली आग नहीं दिखती थी बल्कि मोती झड़ते थे। तो हमारा राजस्थान ऐसे लोकतंत्र को देने वाला, जिसने इतने बड़े बड़े नेता दिए हैं जिनको भले ही देश में बड़े पद नहीं मिले हों, लेकिन मर्यादा और गरिमा के अंदर राजस्थान विधानसभा पूरे देश के अंदर महत्व रखती है। उनकी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बड़ी अदावत है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को देखते ही बड़ा अलग चीजें सामने आ जाती है, जिस तरह से विधानसभा के सत्र के दौरान लगातार ये चीजें होती रही। देखिए, मदन दिलावर जी एक अति साधारण परिवार से निकले हुए हैं। मदन दिलावर जी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। मदन दिलावर जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा बहुत कष्टमय तरीके से की है। ऐसे में उनको कोई निशाना बनाता है तो दुख होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर हाड़ौती जैसे क्षेत्र में गरीबों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने का जरिया बन गए, अगर उनकी जगह पर कोई आक्रामक व्यक्ति होता तो क्या आप यही बात कर सकते थे? इन्हीं को क्यों? अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक जो कि मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने हमारे मुख्य सचेतक के लिए गाली का प्रयोग किया। क्या आप दे सकते हैं? क्या कोई डोटासरा जी को गाली दे सकता है? वो सहन करेंगे इस बात को? तो डोटासरा साहब हमारे नेता है, राजस्थान के नेता है, कांग्रेस के नेता है। उनको थोड़े से व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आक्रामकता कभी हथियार नहीं होती, आक्रामकता कमजोरी का लक्षण है। जब व्यक्ति आक्रामक होता है तो कमजोर होता है। भैरव सिंह जी कहते थे, बोले सामने वाले को आक्रामक बना दो वहीं जीत गए। अशोक गहलोत अभी एक बड़ी चर्चा चल रही है क्योंकि उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया, उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे। क्या लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत को जिस तरह से राजनीति का बड़ा जादूगर माना जाता है, आपने बहुत नजदीकी से अशोक गहलोत को देखा है जब पत्रकारिता आप करते थे, किस तरह से देखते हैं उन्होंने, क्या क्यों जिक्र, ये चर्चा का विषय है इसलिए आपसे जानना भी जरूरी है कि उन्होंने लाल डायरी का जिक्र क्यों किया? उस व्यक्ति से जिसने विधानसभा में लाल डायरी को लहराया था, कई बड़े आरोप लगाए थे
ऐसे में मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको बताया कि लाल डायरी, और धर्मेंद्र राठौड़ जिनका नाम लेकर कहा था राजेंद्र गुड़ा ने कि इनके घर से मैं लाल डायरी लेके आए, वो उसी के कार्यक्रम में उसके बेटे के सगाई समारोह में पहुंचे। कैसा इत्तेफाक मानते हैं इसको, क्या बड़ा संदेश राजनीतिक दे गए यहाँ पर? देखिए, दो चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। जो वीडियो मैंने देखा है, अगर वो सच है तो उसमें गहलोत साहब के मुंह से निकला हुआ है लाल डायरी, और उसी समय धर्मेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि इन्होंने सरकार को बचाने का काम किया या बचाई। तो वो विषय तो वहीं खत्म हो गया। दूसरी चीज, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे गुढ़ा जी हैं, इन गुढ़ा जी को लगभग 2 सालों से मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं। इनकी आक्रामकता, व्यक्तिगत रूप से लोगों की आलोचना, वो मेरे को पसंद नहीं आती। लेकिन उनके भावों के अंदर जनता के प्रति दर्द, वो मुझे प्रभावित करता है। मैंने एक फोटो देखी जिसमें वो घर में अपने, संभवतः माता जी के साथ हैं या किसी के साथ हैं। मैंने घर के वातावरण को समझने की कोशिश की तो बिल्कुल सामान्य परिवार लगा। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति कुछ विषयों में तो उदाहरण है, लेकिन जब वो व्यक्तिगत आलोचना पर आ जाते हैं और किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं, तब तकलीफ होती है कि हमारे राजस्थान के ये सब लोग कहां फंस रहे हैं। लेकिन लाल डायरी का जिक्र यूं ही मानते हैं आप? नहीं, देखिए, उसमें सच्चाई तो कुछ ना कुछ है ही है। सच्चाई है, सच्चाई है। और निश्चित रूप से जो चीजें सुनी जाती है उसके अंदर वो कोई हिसाब किताब से संबंधित होगी होगी शायद इसी तरह की। अचानक से ये राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र गुड़ा इतने दिनों के बाद पहली बार उस जो वाकया हुआ प्रकरण, उसके बाद पहली बार अशोक गहलोत से मिले ऐसे कार्यक्रम में। अच्छा। हाँ, पहली बार मिले, उसके बाद उनको निष्कासित किया था अशोक गहलोत ने, उस वक्त मंत्री थे। तो अचानक मुकुल वासनिक जो बड़े नेता हैं उनसे, उनके सामने उनको बताना कि ये लाल डायरी, धर्मेंद्र राठौड़ का मिलाना अशोक गहलोत से, इसको कैसे आप देखते हैं राजनीतिक रूप से? क्योंकि अशोक गहलोत ऐसे तो कोई बात कह नहीं सकते, तो आप भी मानते हैं? देखिए, गहलोत साहब एक बड़े नेता है। गहलोत साहब एक तीक्ष्ण नेता है। गहलोत साहब वास्तव में कितनी जादूगरी सीख पाए हों, लेकिन राजस्थान की राजनीति में वो निश्चित रूप से जादूगर हैं। उन्होंने ऐसे अवसरों को रद्द करवाकर मुख्यमंत्री बनने का काम किया है जो जादू से ही संभव है। और वो खुद भी कहते हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये जादू तो है ही है। निश्चित रूप से उनको ये भी पता है कि किस समय क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा है, लेकिन वो लाड में भी कई बार कहते हैं, कई बार लाड में भी कहते हैं। फिर गहलोत साहब राजनीतिक रूप से जो व्यवहार करते हैं उसके अंदर लोग राजनीतिक विरोधाभास खोज सकते हैं, और कुछ शब्द उनके मुंह से निकले, शायद उनको भी उसका अफसोस होगा कि, लेकिन उस तरह के वो व्यक्ति नहीं है। क्या लगता है, कांग्रेस के अपन बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में अभी भी कोई गुटबाजी चल रही है, आने वाले दिनों में ज्यादा मिलेगी? क्योंकि कई ऐसे लगते हैं कि कई बार जब विधानसभा हमने देखा, ऑफ कैमरा हमने कई बार बात की, तो लगता है कि अंदरूनी खाना कुछ ना कुछ ऐसा है। नहीं है ही, कांग्रेस की गुटबाजी कोई छिपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं जिनसे मेरी बातचीत लगातार होती रही है, वो कहते हैं जिस दिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी उस दिन कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। गुटबाजी हमारा प्रमुख लक्षण है, गुटबाजी तो रहेगी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारे राजनीतिक दल की मजबूती के लिए गुटबाजी जरूरी है, लेकिन गुटबाजी नजर आती है।
एक बड़ा विषय चल रहा है अंतरजातीय विवाह का, और चर्चाएं हैं। मानवजन जसोल की बात लगातार चल रही है और भी हुई है। कल हनुमान बेनीवाल का बयान है कि मैं अंतरजातीय विवाह के खिलाफ हूं, मैं उसके पक्ष में नहीं, कुछ लोग कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं, आपके नजरिए से? देखिए, हम लोग तो कानून के नजरिए से देखते हैं। कानून अंतरजातीय विवाह की अनुमति देता है। अंतरजातीय विवाह का बालिग होने पर कोई भी विरोध करना वो गलत माना जाता है। इसमें व्यक्ति की आस्था, व्यक्ति की सोच और उसकी स्वतंत्रता का विषय जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिसने सारे ही विवाह अलग ढंग से किए हैं। उस परिवार के अंदर मुस्लिम भी मिल जाएंगे, उस परिवार में पारसी भी मिल जाएंगे, उस परिवार के अंदर हिंदू भी मिल जाएंगे, उस परिवार के अंदर इटालियन भी मिल जाएंगे। तो हम क्या करें? कानून उनको स्वतंत्रता दिए हुए है, इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसे भी मिल जाएंगे कि उनके निकट वाले सारे ही उस तरह के हैं। तो कानून के हिसाब से हम इसको चुनौती नहीं दे सकते। ये अपनी अपनी सोच है और इसका संबंध है वो कुछ वैज्ञानिकता से भी है। इस विषय के अंदर अभी तक इस तरह की विस्तृत रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन होने की जरूरत है कि किस तरह की शादियों के कैसे परिणाम निकलते हैं। इतना ही कहा जा सकता। देखिए, एक बात और कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से परिवार के साथ मिलती है, उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलती हैं, जिसकी राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। और लाजमी होना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से मिले अपने परिवार के साथ, और कांग्रेस भी इस पर कह रही है कि अभी भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जा रही हैं, मिल रही हैं। देखिए, आदरणीय वसुंधरा जी सक्षम नेतृत्व करता है, विजनरी है। वसुंधरा जी की दुनिया देखी हुई है। वसुंधरा जी उस परिवार से जुड़ी हुई है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। राजमाता जी, उनकी माता विजया राजे जी सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 3-4 नेताओं के अंदर हमेशा रही है। विजया राजे सिंधिया जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया तो उसको उन्होंने यह कहकर ठुकराया कि मैं उपाध्यक्ष बन जाऊंगी, अडवाणी जी को अध्यक्ष बना दीजिए। ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। तो वसुंधरा जी की क्षमता के ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन गंगा का तो प्रवाह है। एक जगह का जल वही नहीं रह सकता, फिर तो तालाब बन जाएगा। तो गंगा में तो प्रवाह होता ही होता है। वसुंधरा जी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज के संबंध हैं क्या? आज के संबंध है। 1992 की 26 जनवरी को जब हम लोग श्रीनगर के लाल चौक पर थे तो नेतृत्व करने वालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी थे, और राष्ट्रगान गाने वाले और नारा लगाने वालों में वसुंधरा जी भी थी। संजोग से मैं भी था। तो 92 को अब कितने साल हो गए? 8 वो और 26 ये 34 साल। 34 साल हो गए। और उसके पहले से राजमाता जी तो सबके लिए आदरणीय रही है। तो आदरणीय मोदी जी से आदरणीय वसुंधरा जी के संबंध, संपर्क, पारिवारिक प्रेम ये दशकों पुराने हैं। फिर एक आदरणीय मोदी जी की खासियत है, वो चूंकि प्रचारक रहे, वो चूंकि संगठन करता रहे, तो वो परिवार का हालचाल पूछते हैं पहले व्यक्ति से। जैसे एक बार मैं उनको कार्ड देने गया, तो मैंने यहां से कहलवाया, मैंने कहा कार्ड देने के लिए आना है। तो उधर से ये पूछा गया परिवार भी आ रहा है क्या? यानी उनको परिवार सहित मिलना पसंद है। मैंने कहा कि मैं तो अकेला ही आ रहा हूं अभी। तो उससे वहां खुशी हुई हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी तो कल्पना ही है कि परिवार में क्या हालचाल है। फिर वो उस जिस कार्यक्रम के लिए मैं गया था उसके लिए कार्ड में जो उनका जवाब आया उसमें भी उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा
और जब मैं मिला तो उन्हें कहा कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यह हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो सामान्य व्यक्ति के भी परिवार में शामिल होते हैं। देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनका विश्व रिकॉर्ड अब तक कायम है। मैं एक बार उनके घर गया तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि इनसे ज्यादा तो मेरे से बात की उन्होंने फोन के ऊपर और मिलने पर। तो तुरंत उनके रिश्ते के भाई जो साथ रहते हैं उन्होंने कहा मेरे से भी बहुत बात की। तो इसका अर्थ है कि उनको देश एक परिवार लगता है। तो जब आदरणीय वसुंधरा जी उनसे मिलने गई होंगी तो हो सकता है उनका ही आग्रह रहा हो कि परिवार के साथ आओ, और उस दिन वसुंधरा जी का जन्मदिन था। तो और आदरणीय मोदी जी का वसुंधरा जी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव है, बहुत सम्मान का भाव है। और वसुंधरा जी भी जिन संस्कारों में पली हैं वे संस्कार अलग किस्म के हैं। जब मैंने कहा कि राजमाता जी ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। देखिए हमारे साथ थे गोपाल शर्मा जी, सिविल लाइन से विधायक हैं और कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ईरान इजरायल के दौरान बनी स्थिति पर भी बातचीत की गई और कहा कि किसी तरह की पैनिक स्थिति में ना आए और कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सजग है और ऐसे में राजस्थान की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो लगातार काम कर रही है। और कई ऐसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई और राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में हो रही कई घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।